ईआईए के कुछ क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जिसमें असेसमेंट, मैनेजमेंट और लेजिस्लेशन की बात हो रही है। आपकी स्क्रीन पे ये पहला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज इम्पोर्टेंट and unimportant environmental issues and concern along with the regulatory requirement of a project during EIA। ये एक क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। वेरी गुड इवनिंग ऋषभ जी, बहुत बहुत गुड इवनिंग। तो मैं इसका पोल दे रहा हूँ, तो आई थिंक कि सभी स्टूडेंट इसका राइट ऑप्शन करेंगे भी। और कमेंट में भी आंसर कर सकते हो। इफ यू डोंट गेट द पोल ना, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भी आंसर कर सकते हो। सभी स्टूडेंट्स आंसर करने की कोशिश करें प्लीज। ये पता है इतना इजी क्वेश्चन था, और मेरी ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी आप लोगों से कि इसको नहीं करोगे आप। इसको बेसिक सा है। जब हम स्कोपिंग करते हैं, स्कोप में यही तो देखते हैं ना, क्या की इश्यूज क्या है, कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से नहीं है, यही तो हम स्कोपिंग में देखते हैं। स्क्रीन आउट में तो स्क्रीनिंग करते हैं कि ईआईए की जरूरत है कि नहीं, है ना। स्कोपिंग में स्कोप देखते हैं कि क्या की इश्यूज है। तो यही तो सीधा सीधा। और स्कोपिंग करते ही क्यों है? और स्कोपिंग में आपको पता है बाद में टर्म ऑफ रेफरेंस होता है, उसमें जो इश्यूज होते हैं उसको समराइज करके कि अच्छा इन पे काम करना है। तो ऐसे मतलब कोई चीज का स्कोप भी होता है ना। आप ईआईए कर रहे हैं तो ऐसा थोड़ी है कि आप सारी चीज को असेस करोगे। आप देखोगे भी क्या की इश्यूज है जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें आइडेंटिफाई करना है। कौन से इम्पोर्टेंट है, कौन से ऐसे इश्यूज है जो इम्पोर्टेंट नहीं है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, तो उनको छोड़ोगे। तो स्कोप देखते हो ना हर चीज का, कि जैसे आप कोई तैयारी करते हो कि इसका क्या स्कोप है, कहाँ क्या अच्छी चीजें होंगी क्या नहीं, तो वही इसमें ईआईए में स्कोपिंग की बात होती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिफाइज इम्पोर्टेंट एंड अनइम्पोर्टेंट इन्वायरमेंटल इश्यूज and concerned along with the regulatory requirement of object during environmental impact assessment। है ना। तो ये आप तो बहुत ही मतलब इस तरह से तो नहीं करना चाहिए था क्वेश्चन को ना। मतलब मुझे नहीं लगता आपको ये इम्पैक्ट प्रिडिक्शन शब्द दिख गया इसमें, कि शेर दिमाग आपने इसको खराब कर दिया है ना। स्टेज की बात करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखो प्लीज। तो ये बात समझ में आ गई। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं क्या, बोलिए। देखो बहुत बेसिक क्वेश्चन आप गलत कर रहे हो। प्लीज चीजों को रिवाइज करें, शांति से समझें। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बेसिकली जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, जिसको शॉर्ट में एसईए बोलते हैं, तो इसके बारे में आप आराम से इन स्टेटमेंट्स को पढ़ लो पहले, फिर आप ऑप्शन पोल कर दूंगा मैं। यू हैव 30 सेकेंड्स। ऑल द बेस्ट। चलो, ऑल द बेस्ट। मैं पोल दे रहा हूँ। चलो, कुछ बच्चों ने राइट ऑप्शन दिया है, लेकिन कुछ बच्चों ने बहुत ही इनकरेक्ट भी दिया है भाई। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से समझो। ये एस ई ए के बारे में है। दिस इज स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट, ठीक है ना। एस ई ए, ये ई आई ए नहीं है, ये एस ई ए है। तो ये किस लिए होता है? एस ई ए है, यानी कि स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट है। पॉलिसी बनाने के लिए, प्लान बनाने के लिए, या प्रोग्राम। ये कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं होता। ये पूरा एक बेसिकली असेसमेंट होता है। कोई पॉलिसी बना रहे हैं, या कोई प्लान बना रहे हैं, या कोई प्रोग्राम बना रहे हैं किसी चीज को लेके, ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए नहीं होता। इंडिविजुअल प्रोजेक्ट के लिए ईआईए करते हैं कि इस इंडिविजुअल प्रोजेक्ट का। तो एक तो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट होता है। वो बेसिकली क्या है, एक ब्रॉड एक तरह से पॉलिसी वगैरह की बात होती है, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो ये तो ये ठीक है।
और एक जो बी ऑप्शन है ना, इसमें लिख रखा हुआ है कि एसईए इज ए मैंडेटरी अंडर ईपी एक्ट। ये मैंडेटरी, देखो ईआईए मैंडेटरी कर रखा है कि जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ करनी पड़ेगी, लेकिन एसईए ये मैंडेटरी नहीं है। आपको मैं बता देता हूँ, ये मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, ये कंपनी की उस पे भी छोड़ दिया है कि देखो आप करवाना चाह रहे हैं इसका, और तो ये मैंडेटरी नहीं है एसईए, ये ध्यान रखना। और एसईए एक प्रोएक्टिव एंड डन अर्ली इन डिसीजन मेकिंग, ये बात ठीक है। ये डिसीजन मेकिंग से पहले करेंगे तभी तो बात बनेगी, तो ये भी ठीक है। और ये कोई रिप्लेस नहीं करता करता है ना, रिप्लेस थोड़ी करता है ईआईए को। ठीक है, तो इसके राइट ऑप्शन कौन सा हो गया? थर्ड, यानी कि ए और सी इज द राइट ऑप्शन। इसको मैंने थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दिया है यहाँ पे। Statement A is correct. Strategic environmental assessment is systematic process applied to policies, plan and programs (PPP), a higher level of decision making rather than individual project, which are the focus of environmental impact assessment. Basically, individual project कहाँ EIA में focus किया जाता है। Statement C भी correct है, क्योंकि SEA is a proactive and applied at the earliest stage of the decision making to incorporate environmental consideration before irreversible decision are made, enable more sustainable planning। है ना, पहले ही बना लेते हैं कोई, अगर इस तरह से चीजें होगी बाद में थोड़ी बनाओगे, है ना। और नोट, ये नोट है स्पेशल नोट। इन इंडिया SEA is currently not legally mandatory under EPA, which primarily govern the EIA process for specific projects। ये मैंडेटरी नहीं है, ये याद रखना। एसईए, और एसईए इज ए कॉम्प्लीमेंट्री टूल टू ईआईए, इट डजंट ऑलवेज रिप्लेस ईआईए। ठीक है, ये सारा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा ध्यान से सोचना समझना था। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आपको ईयर्स का मैच करना है और ये क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज तो करिए इस क्वेश्चन को। मैं पोल दे रहा हूँ, आपको ईयर्स मैच करनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो सभी का ठीक होना चाहिए। आंसर करिए प्लीज। ये बहुत बच्चों ने आंसर भी नहीं करा, अरे आपको ईयर्स भी नहीं पता, ये बात कैसे बनेगी भाई। सिंपल क्वेश्चन है। ये का इन्वायरमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया। ठीक है, ए के साथ दो हो गया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। इसका राइट ऑप्शन फोर हो गया। बी है वाटर प्रिवेंशन एक्ट कब आया? आपको पता नहीं है, 1974 में आया, तो बी का साथ तीन हो गया। ठीक है, एयर एक्ट कब आया? 81 में, सी का वन हो गया। ठीक है, और ईपी आपको पता है 1986 में। ये क्वेश्चन मैं क्या करूँ, रीडेबल नहीं हुआ था। अच्छा, चलो कोई नहीं, ये जस्ट ईयर बतानी थी, ऐसे तो ना किया करो भाई। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो क्या भाई, बोलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें जस्ट ईयर पूछा गया था कि कौन सा एक्ट कब है। और स्नेहा मैम जल्दी मत किया करो क्वेश्चन करने की, ये आपको ना वहां पे नुकसान करेगा फिर एग्जाम में। आप जल्दी करते हो, एक ऑप्शन देख के क्वेश्चन कर देते हो, तो वो गलत है। और इसी तरह से हमारा सिलेक्शन नहीं होने का एक बहुत बड़ा कारण है ना। इतनी शॉर्टेज ऑफ टाइम नहीं होती है हमारे एग्जाम्स में, तो बहुत आराम से करो, सोच समझ के करो। यूँ भी नहीं कि ओवर थिंकिंग करो, लेकिन थोड़ा सोचो आराम से ऑप्शंस के बारे में। थोड़ा सा समय दे सकते हो, 30-40 सेकंड देना चाहिए, 30 सेकंड। इजी क्वेश्चन में भी देना चाहिए, कई बार ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से क्वेश्चन गलत होता है, क्योंकि पेपर जो सेट करते हैं वो साइकोलॉजिकल बेस्ड होता है कम्प्लीटली। आपको बहुत इजी क्वेश्चन देके ऑप्शंस में फंसा देते हैं वो, है ना। तो प्लीज थोड़ा सा ट्राई करें, क्वेश्चन पे पेशेंस रखें। आप क्या करते हो कि जैसे आपको इजी क्वेश्चन दिखा ना, तो ओवर मोटिवेट हो जाते हैं, और ओवर मोटिवेशन की वजह से हमें जो आते हुए क्वेश्चंस है वो बहुत लैक ऑफ जो कंसंट्रेशन की वजह से गलत होते चले जाते हैं कि ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा। तो थोड़ा सा मैनेज करें अपने आप को, है ना प्लीज। इजी क्वेश्चन पे भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, यू हैव टू मैनेज योर इमोशंस ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which of the following are principle of ISO 14001 Environmental Management System EMS? चलो, मैं पोल दे रहा हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट, आराम से समझना। ये आईएसओ के बारे में स्टैंडर्ड्स है, उसके बारे में आपसे बात की है कि इसमें क्या क्या चीजें हैं। और कोशिश किया करो हर बच्चा आंसर करने की। कोई बात नहीं, गलत होगा, कोई बात नहीं, है ना। चलो, इसका राइट ऑप्शन सेकंड है। कुछ बच्चों ने राइट ऑप्शन दिया है, वेरी गुड। दैट विल बी ए बी एंड सी इज द राइट ऑप्शन। ए बी सी का ये होगा, यानी कि जो आई एस ओ 14001 है, ई एम एस का, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम का, वो कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट की बात करता है ना, प्रिंसिपल्स है इसमें। और कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन, बिल्कुल लीगल होनी चाहिए सारी चीज़ें। प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन तो है ही। इसमें तो मैंडेटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन ऐसा इस आईएसओ में नहीं है, ये ध्यान रखना कि थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें राइट ऑप्शन ए बी सी है। ये जो ISO 14001 है, ये लास्ट में मैं आपको बताऊंगा अभी थोड़ा डिटेल में। इसका राइट ऑप्शन सेकंड है, ध्यान रखना। ठीक है, इसको डिटेल में हम बाद में डिस्कस भी करेंगे आज। पहले इस क्वेश्चन को समझना, इसमें क्या बोला है, ठीक है। देखो, इसमें यही बातें थी कि ये तो ठीक है, इसमें स्टैंडर्ड बिल्ट है ना। इसमें एक PDCA साइकिल होता है, जैसे रिसर्च में हम बात करते हैं ना, PAOR का, प्लान एक्ट ऑब्जर्व रिफ्लेक्ट, ये एक रिसर्च में होता है हमारा। पहले कोई चीज़ के बारे में प्लान बनाते हैं, फिर उसको एक्ट करते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन चलती है, फिर उसको हम रिफ्लेक्ट करते हैं चीज़ों को। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। वैसे ही अगर इसमें भी बात करें तो एक स्टैंडर्ड प्लान बेसिकली साइकिल होता है। पहले कोई प्लान बनाते हैं, वही बात फिर डू कि हम काम को करते हैं, फिर हम चेक करते हैं, और फिर फाइनली एक्ट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड PDCA साइकिल, है ना। तो इसमें बेसिकली ऑनगोइंग एफर्ट्स होते हैं जो इन्वायरमेंटल की परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं। इन EMS, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, दिस इज कॉल्ड कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट की बात करता है। कंप्लायंस विद लेजिस्लेशन का बात है कि organization must commit to identify and fulfilling all applicable legal and regulatory requirement related to their environmental aspect। और प्रिवेंशन ऑफ पॉल्यूशन का है, ए प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है EMS टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट एंड प्रिवेंट पॉल्यूशन थ्रू प्रोएक्टिव मेजर्स। तो ये ध्यान रखना है। और नोट ये जो बात है कि मैंडेटरी थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन इज इनकरेक्ट, बिकॉज ISO 14001 स्टैंडर्ड itself इज ए वॉलंटरी स्टैंडर्ड। खुद ही वॉलंटरी स्टैंडर्ड है ना। ऑर्गेनाइजेशन टू गेट सर्टिफाइड बाय थर्ड पार्टी टू डेमोन्स्ट्रेट देयर कमिटमेंट इज नॉट ए मैंडेटरी प्रिंसिपल, इसलिए वो हमने काट दिया है उसको। ठीक है, आराम से सुन रहे हो या बोर हो रहे हो? देखो, इस चीज से बोर हो रहे हो तो भी गलत है, क्योंकि आपके काम आनी है ना। और यहाँ मैं कोई आपको 3 घंटे की कोई ऐसे तो है नहीं मूवीज दिखा दूं, गाने सुना दूं। सर, ऐसा हो जाए तो हम बोर ही नहीं होंगे, है ना। ये बात, काम की बात सुनते ही बोर होना शुरू हो जाते हो, है ना। कौन कौन बोर हो रहा है? हाँ, मूवी दिखा दो पूरी, 3 घंटे की, याद रहेगी आपको किस करेक्टर का क्या नाम था। आज से 20 साल पहले की भी याद है आपको, लेकिन मैं अभी बोल रहा हूँ, अभी भी याद नहीं रहेगी कल ये क्या है। और ये क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिया ना, वो रेप्टा खाएगा, दैट विल बी डिजिटल रेप्टा। खुद ही मान लो। अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट notification 2006, which of the following category of projects require mandatory environment clearance but don't undergo the screening process? बहुत आराम से क्वेश्चन करना, बहुत ही आराम से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो, वेरी गुड, इसमें कैटेगरी ए होगा ना, वहाँ पे आपको पता है स्क्रीनिंग की
जरूरत ही नहीं है। वहां तो मैंडेटरी है ना, यानी कि EIA करना ही करना पड़ेगा। जो कैटेगरी ए प्रोजेक्ट्स है वहां पे तो EIA करना ही करना होगा। वहां पे किसी भी तरह का कोई भी स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है। आपको पता है हमने कैटेगरी ए के प्रोजेक्ट्स हैं हमारे पास और कैटेगरी बी के प्रोजेक्ट्स हैं, है ना। कैटेगरी ए के जो सेंटर लेवल के हैं, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करते हैं या केमिकल फैक्ट्रीज वगैरह की जो नेशनल लेवल के हैं, तो वो कैटेगरी ए में आते हैं। उनको स्क्रीनिंग करने की जरूरत ही नहीं है। यानी कि आप स्क्रीनिंग में क्या करते हो कि EIA की जरूरत है कि नहीं, तो इसमें तो EIA की जरूरत है ही, कंपलसरी है। इसमें कोई स्क्रीनिंग की जरूरत नहीं है, यही क्वेश्चन था। फिर बी को हम स्क्रीन आउट करते हैं। बी बी के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं जो स्टेट लेवल के होते हैं उनको स्क्रीन आउट करते हैं और स्क्रीनिंग करके देखते हैं। फिर इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, B1 और B2। ठीक है ना, इनको बी बी का हमने स्क्रीनिंग करा, फिर B1 और B2 में रखा। तो B1 में जो प्रोजेक्ट्स रख लिए उनका EIA प्रोसेस होगा, ठीक है, और जो B2 में रख दिए उसका EIA नहीं होगा। ऐसे ही तो हम बात करते हैं। तो स्क्रीनिंग बी वाले प्रोजेक्ट्स का होता है, ए वाले का स्क्रीनिंग होता ही नहीं है। इनका EIA रिपोर्ट बनाना ही बनाना है। ठीक है, समझे मेरी बात को। ये क्लासिफिकेशन, ये तो बहुत आराम से, मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है ये। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, स्टेट लेवल के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो, चाची जी बिल्कुल। जो आपने बताया तो था, एक जो स्टेट लेवल जो कमेटी होती है ना, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये सब इसीलिए तो बने हैं। आगे चलो भाई। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो मैंने बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया कि जो इको मार्क्स देते हैं ना, इको मार्क होता है ना, जो कि ये इकोलॉजिकली मतलब इन्वायरमेंट के लिए अच्छे हैं प्रोडक्ट, तो ये कौन देता है भारत में? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी असेस द एंड सर्टिफाइज द इको मार्क टू ए प्रोडक्ट ऑफ इंडिया? जैसे अर्दन पोर्ट है ना, मिट्टी का घड़ा, तो कौन देता है ये? विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी असेस एंड सर्टिफाई द इको मार्क टू ए प्रोडक्ट इन इंडिया? ये क्वेश्चन आपसे में भी पूछा जाए, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। मैं बोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। इको मार्क कौन देता है? इको मार्क देता है BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा क्वेश्चन है। और कई बच्चों ने तो इसको धड़ाम से गलत कर दिया, है ना। उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है ना। उनको दो ही चीजें दिखती है। जब पोल्यूशन की बात आता है तो CPC भी दिखती है, और जब कोई इस तरह की बात आती है SS की, लॉ की, तो MOEF दिखता है। ऐसा इतना अंधा होना सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना। इको मार्क BIS करता है, याद रखना, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। याद रखोगे क्या? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, वन लाइनर क्वेश्चन है, कैसे गलत हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज, इज एसोसिएटेड विद द implementation of environmental management system? बोल दे रहा हूँ मैं। सारे बच्चे आंसर करें प्लीज। चलो, गुड। ये तो हम पीछे ही बात एक क्वेश्चन की करके आए थे ना, अभी एक पीछे क्वेश्चन की भी बात करके आए थे, तो आपने वहां से चीजें पकड़ ली, वेरी गुड। नहीं तो आपको मैं इतनी डांट मारता, इतना सुनाता कि आप सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन आप वंचित रहे, बहुत बढ़िया। है ना। ISO जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम का है वो कौन सा है? ISO 14001। ठीक है ना। तो अभी क्वेश्चन पूछा था ना, मैं आपको दिखाता हूँ ये क्वेश्चन। ये देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन था, देखो, यही से क्वेश्चन में मैंने अंडरलाइन भी किया था।
क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन पूछना था, तो मैं देख रहा था कि आपका कंसंट्रेशन कितना है। तो बढ़िया कंसंट्रेशन है, ध्यान है आपको, सोए नहीं है आप, है ना? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक बार थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ISO 14001 इज द इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड फॉर क्रिएटिंग एन environmental management system that helps organization systematically manage their environmental responsibilities, reduce their environmental impact, and improve performance, है ना? It provide a framework for companies to identify environmental aspects, meet legal requirement, manage risk, and continually improve their environmental performance through plan, do, check, act approach। जो हम बात ही कर रहे थे पीछे, ठीक है? जो साइकिल है बेसिकली। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ साइकिल असेसमेंट, LCA से। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड इज suitable for a product when all input and output reflect for all stages of the life cycle? मैं पोल दे रहा हूँ, ऑल द वेरी बेस्ट। चलो, वेरी नाइस। बेसिकली दिस विल बी कार्डल टू ग्रेव, यानी कि नाम से ही पता लग रहा है कि मतलब शुरुआत से अंत तक, है ना? सारी बात इस ऑप्शन में, बस ये तो इंग्लिश के शब्दों से ही बात हो रही थी। यानी कि शुरू का इनपुट से लेके लास्ट फाइनल डिस्पोज तक सारी चीजें, यही तो कह रहा है ये, ग्रेव तक जाने तक, यानी कि डिस्पोज तक। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लाइफ साइकिल असेसमेंट मेथड इज suitable फॉर ए प्रोडक्ट व्हेन ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर रिफ्लेक्टेड फॉर ऑल स्टेजेस? तो क्या हो गया? क्रेडल टू ग्रेव हो गया, बिल्कुल। The cradle to grave assessment is a life cycle assessment method that evaluates the environmental impacts at every stage of a product's entire life, from the extraction of raw material, yani कि cradle to the final disposal of the product grave. This comprehensive scope ensure all input and output across all life cycle stages, raw material acquisition, manufacturing, transportation, usage and disposal। आपको एक बात पता है, यहाँ इसका सीक्वेंस भी पूछ लिया एक बार कि transportation, usage and disposal का, and reflected providing the complex complete environmental footprint। तो एक एक चीज को थोड़ा ध्यान से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से इस क्वेश्चन को पढ़िए। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। और आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है कि जो स्टूडेंट इन्वायरमेंट साइंस की तैयारी कर रहे हैं बेसिकली, चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए या कोई स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के लिए या फिर कोई स्टेट पीसीएस के लिए, उसके लिए हमने स्पेशल पीवाईक्यू का बैच निकाला है, जिसमें डेली बेसिस पे आपका यूनिट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। और अगर आप हमारी स्क्रीन पे देखोगे तो हमारे कोर्स में ये जो कोर्स है, जिसका नाम लिखा हुआ है सिलेक्शन ट्रैक के नाम से है, इसमें 1000+ आपको लेटेस्ट पीवाईक्यू का डिस्कशन किया जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें देखो, आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यूनिट वाइज है। अभी हमारा जैसे फंडामेंटल ऑफ इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चन हुए हैं, और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के और हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट के चल रहे हैं। बाकी आपको यूनिट वाइज सारे जो हो चुके हैं वो भी मिलेंगे, और डेली बेसिस पे हम डिस्कशन कर रहे हैं इसका। तो इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट के साथ साथ जो हमारा एप्लीकेशन में इश्यू आता है कि थ्योरी तो पढ़ लेते हैं लेकिन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करें, तो वो भी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप विलिंग है कि इस तरह की चीज़ें जो हम कर रहे हैं कि हम अप्लाई भी करना सीखें, तो इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अलॉट फ्रेंड्स। तो आज के लिए हम इतनी बात करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस भी करें। तो प्लीज एक बार रिवीजन कर लो पूरा EIA का। मैंने कहा था थ्योरेटिकल पार्ट का, और अच्छे से रिवीजन करो, फिर क्वेश्चन पढ़ने का अच्छा लगता है।